Hello student, today I am going to explain a new topic which is a topic belong to analytical chemistry. The topic is nuclear magnetic resonance spectroscopy. In short form it is known as NMR spectroscopy. NMR की full form क्या हुई? N means nuclear, M means magnetic, R means resonance. Nuclear magnetic resonance spectroscopy. And now what is NMR spectroscopy? Basically, NMR involve the transition between the nucleus from one speed phase to another with the absorption of electromagnetic radiation when they are placed in the magnetic field. इसका क्या मतलब है? जब किसी भी एटम के न्यूक्लियस को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो देयर इज ए ट्रांजिशन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वन स्पिन स्टेट टू अनदर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जब मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो क्या एब्जॉर्ब करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है न्यूक्लियस, जिसके कारण वो एक स्पिन स्टेट से कहाँ चला जाता है? दूसरी स्पिन स्टेट में चला जाता है. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें जो एनएमआर स्पेक्ट्रम में यूज करते हैं उसकी वेवलेंथ क्या होती है? 10⁻7 माइक्रो टू 10⁸8 माइक्रो, विच हैज एक्सट्रीमली लो एनर्जी. और इसकी वेवलेंथ तो क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है, और एनर्जी क्या होती है? इसकी कम होती है. दीज रेडिएशन आर रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव. ये जो वेव होती हैं वो कैसे किस टाइप की होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव होती हैं. जैसे IR और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने पढ़ा होगा कि उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल सब लेवल होते हैं, और उसमें ही एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो होता है वन प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांजिशन होता है. But in this case, it does not affect any electronic, vibrational or rotational level of the molecule, but they are able to interact with the nucleus of the certain atom when are exposed to strong magnetic field. क्योंकि ये क्या होता है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस होता है उसमें इंटरेक्ट होता है, सो इट इज नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. और न्यूक्लियस में क्या अवेलेबल होता है? प्रोटॉन. सो दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी. द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. अब न्यूक्लियस भी क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है, और हम मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण एज इट इज ए, तो क्या होगा? द न्यूक्लियस इक्विवेलेंट टू ए मिनेट मैग्नेट, जिसके कारण जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा. क्यों करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है, और जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो भी क्या है? चार्ज है, जिसके कारण उन दोनों में इंटरेक्शन होके क्या जनरेट हो जाएगी? मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा. When a magnetic nucleus proton is placed in a uniform external magnetic field, it is found that it can only adopt only two orientation. जब हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें दो रोटेशन पॉसिबल हो सकती हैं. क्या होगा कि या तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा, या फिर क्या करेगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. सो मैंने ये दो टाइप से लिखा है, आइदर अलाइंड इन द फील्ड और अपोज टू द एक्सटर्नल फील्ड. अलाइन टू द फील्ड मीन्स क्या है? पैरेलल डायरेक्शन में, और अपोज डायरेक्शन मीन्स एंटी पैरेलल डायरेक्शन. उसके बाद में क्या होगा? देखो, द अलाइंड ओरिएंटेशन इज स्टेबल. अब जो सेम डायरेक्शन में अगर वो क्या करेगा, अपने आप को रोटेट करेगा, तो वो क्या होगी? स्टेबल होगी. स्टेबल होगी, जिसके कारण उसकी क्या होगी? एनर्जी लो होगी. वेयर एज द अपोज डायरेक्शन इज अनस्टेबल एंड एज ऑफ हायर एनर्जी. नाउ जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस होता है वो आइदर अलाइन करता है डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जो मोशन होता है इसके न्यूक्लियस का वो कैसे होता है? एज ए, जैसे हमारा स्पिनिंग टॉप होता है विच इज अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, एंड दिस मोशन इज नोन एज प्रिपोर्शनल मोशन. और द प्रिपोर्शनल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सिर्फ हमें फॉर्मूला याद करना है. इस केस में द प्रिपोर्शनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स ये जो प्रिपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? जो हमारा न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन है उसकी है, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टू दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ बी नोट, वेयर म्यू इज प्रिपोर्शनल फ्रीक्वेंसी एंड बी नोट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अब उसके बाद में क्या होगा? द फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? म्यू इज इक्वल टू 2 माइक्रो बी नॉट अपॉन में एच, वेयर म्यू इज जो होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट. बी नॉट इज स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड एच इज प्लैंक कांस्टेंट. इसमें एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट.
अब उसके बाद में क्या होगा, जब कोई भी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई की तो उसके बाद में क्या होगा, जब उसकी फ्रीक्वेंसी और जो हमारा न्यूक्लियस में प्रोटॉन था उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी तब उसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा. सो दिस इज नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है सारा फेनोमेना, ड्यू टू रेजोनेंस. तो यही लिखा है देखिए, द प्रोसेसिंग प्रोटॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन इफ the processing frequency is the same as that of the frequency of the radio frequency radiation. कब उसमें प्रोसेसिंग प्रोटॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच किससे करेगी, जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. इन सच सिचुएशन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर सेड टू बी रेजोनेंस एंड द नेम इज गिवन एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक एनालिटिकल टेक्निक है एंड इट इज यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च फॉर डिटरमाइनिंग द कंटेंट एंड प्योरिटी ऑफ द सैंपल एज इट इज एज वेल एज इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले किसके लिए यूज करते हैं, हम किसी भी सैंपल की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर अगर हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है तो भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब एनएमआर कैन बी क्वांटिटेटिवली एनालाइज मिक्सचर कंटेनिंग नॉन कंपाउंड. इससे हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं. अब अननोन कंपाउंड को भी हम, मान लो कोई हमें अननोन कंपाउंड दिया है, उसके अगर बेसिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है तो हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. इन एडिशन टू इट NMR can be used to determine the molecular conformation in the solution as well as studying the physical property at the molecular level. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी को भी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, सच एज फेस चेंजेस, सॉलिबिलिटी एक्सेट्रा. अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर. कई बार क्या आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर. तो प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर क्या है, जैसे जो मैंने इंट्रोडक्शन दी उसमें मैंने काफी समझाया कि उसमें क्या प्रिंसिपल, उसी में ही प्रिंसिपल भी आ रहा था इंट्रोडक्शन में ही, कि क्या होगा जब हमें कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं तो जब जो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटोन की फ्रीक्वेंसी उससे मैच करती है तो उसमें रेजोनेंस होता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, उसमें जो भी हमें प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना है वो अच्छे से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. तो प्रिंसिपल क्या होगा, द प्रिंसिपल बिहाइंड एनएमआर इज दैट न्यूक्लियस हैव स्पिन. मैंने बताया ना कि न्यूक्लियस में क्या होती है, स्पिन होती है, एंड ऑल न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रिकल चार्ज. और जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं. अब द NMR phenomena is based on the fact that nuclei of atom have magnetic property. जो न्यूक्लियस होता है एटम के उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो क्या बिहेव करता है और वो प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, अपने मूव करता है. इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस पे, तो एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल बिटवीन द बेस एनर्जी टू ए हायर एनर्जी लेवल. मतलब क्या होगा, जैसे ही हम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो जो प्रोटॉन है वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा. लेकिन जब वो वापस आएगा तो वो क्या करेगा, एमिट करेगा एनर्जी इन द एट द सेम फ्रीक्वेंसी. यही बात लिखिए देखिए कि इसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बेस एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल. और फिर जब वो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी जब वो ले लेता है तो वो रिटर्न टू इट्स बेस लेवल और एनर्जी इज एमिटेड एट द सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब उसके बाद में क्या होगा, ये जो होता है मैंने बताया था, जैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो न्यूक्लियाई जो प्रोटॉन है वो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल है, वो क्या होता है, आइदर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अलाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये डायग्रामेट्रिकली समझाया है. जैसे देखिए, व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड, कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की, द न्यूक्लियर इज इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड मे हैव स्पिन दैट कॉजेज देम टू बिहेव लाइक ए मैग्नेट. अब क्या है, कोई फील्ड अप्लाई नहीं की तो वो एज ऐसा सच है. जैसे ही हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेट. अगर मान लो वो क्या होगा, अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देखिए ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, दिस वन इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में है, जिसके कारण ये क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहिए होगी, इसमें कम चाहिए होगी. बट इन दिस केस इट इज ऑन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट नीड मोर मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिनोटेड बाय बी नोट. तो यही लिखा है, ए न्यूक्लियर विल स्पिन एट लोअर एनर्जी जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक
फील्ड, इसमें क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करना होगा, कम अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इन द नेक्स्ट केस ए न्यूक्लियस विद स्पिन एट हायर एनर्जी जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब न्यूक्लियर स्पिन जो होती है उसमें क्या होगा कि ये चार्ज पार्टिकल है, तो उसमें क्या होंगे, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओनली दोज न्यूक्लियाई विल एग्जिबिट द फेनोमिना ऑफ एनएमआर फॉर विच द स्पिन क्वांटम नंबर इज ग्रेटर देन 0, जिसमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आ रही है तो इट मीन्स वो क्या होगा, नॉट स्पिन एक्टिव, मतलब वो हमारे को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करेगा और हम कोई भी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 12 कार्बन, 16 ऑक्सीजन एंड 32 सल्फर, ये क्या है, इनमें जो है I इज इक्वल टू 0 आएगा, जिसके कारण दीज आर स्पिन नॉट स्पिन एक्टिव। बट प्रोटोन 1H और कार्बन 13, 19 फ्लोरीन, दीज आर स्पिन एक्टिव कंपाउंड, सो दे शो एनएमआर सिग्नल। अब ये टेबल है, जैसे अगर मान लो स्पिन क्वांटम नंबर I जो है वो किसके कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे मास नंबर और एटॉमिक नंबर। अगर मान लो किसी का मास नंबर ओड है और एटॉमिक नंबर ओड या इवन है, तो उसके इसमें स्पिन हमारी क्या आएगी, 1/2, 3/2, 5/2, इट मीन्स वो स्पिन एक्टिव है। अगर इवन और इवन है, जैसे मैंने बताया था 6 कार्बन 12 है, वो इवन और इवन है, तो उस केस में वो क्या आएगा, स्पिन इनएक्टिव आएगा, और जिसके कारण हमें कोई भी उसमें स्पिन का जो वो है एनएमआर का सिग्नल है वो नहीं ऑब्टेन्ड होगा। और नंबर ऑफ सिग्नल को डिटरमाइन करने का क्या फॉर्मूला है, 2I + 1। इफ द न्यूक्लियस विल स्पिन हाफ, अगर हाफ है तो I की जगह क्या लिख देंगे, 1/2, तो 2 × 1/2 + 1, तो वो क्या आ जाएगी वैल्यू 2। ओके।